हेलो गाइस, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम ईवीएस टेस्ट सीरीज का 10 पार्ट लेकर आए हैं। ये सीरीज आप सभी को पता है, हमने सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट जैसे कई टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए चलाई है, जिसमें ईवीएस का अच्छा खासा कंटेंट रहता है। मीन्स सी टेट में आपका 15 मार्क्स की पूछी जाती है, एम पी टेट में आपको 20 मार्क्स की पूछी जाती है और यूपी टेट में भी 20 to 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये धीरे धीरे जब हम सीरीज़ की तरफ और आगे बढ़ते जाएंगे, अभी हमारी 10वीं सीरीज़ है, जब हम 15 to 20 पहुंच जाएंगे तो आप फर्स्ट डे से लेकर जब हम 20th सीरीज़ तक पहुंचेंगे तब तक का डिफरेंस आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम 2 दिन से। कल भी हमने मॉडरेट लेवल के किए थे और बाकी के जितनी भी अभी तक सीरीज़ करी उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लगाया, ताकि कभी किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा है, जो बिगनर है, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो आई होप गाइज ये आप लोगों के लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सी एल्गी होती हैं उनसे हमको क्या मिलता है? तो उनसे क्या मिलता है गाइस, आपको 4 ऑप्शंस अलग अलग दे दिए जाएंगे, आयोडीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, बहुत सारे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो समुद्री शैवाल है उसका मुख्य स्रोत क्या है? आयोडीन। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। हमने अपनी प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस करा था, लेकिन अब इसमें अलग क्वेश्चन है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन से भी 2 से 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो गाइस 4 ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड है वो चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। चमोली गांव करके था एक, जिसमें उत्तराखंड के चमोली गांव में ये मेन जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो जुड़ा है। चिपको आंदोलन क्या है गाइस? तो वहाँ क्या हुआ था कि मतलब इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो पेड़ काटे जा रहे थे उस गांव में। तो वहाँ की महिलाओं ने कहा नहीं, ये हमारा मायका है, और वो पेड़ से आकर लिपट गई थी। तो उन्होंने ये कहा था अगर आप पेड़ काटोगे तो उससे पहले आपको हमें भी यहाँ से हटाना होगा, मतलब यहाँ हमें भी काट देना होगा उसके बाद ही। और इसमें बहुत से लोगों की जान तक गई थी। और उन्होंने इस तरीके से अपने फिर जो वहाँ पर पेड़ काटने वाले आए थे और वो हार कर चले गए थे वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग थे वो इतने ज़्यादा डेडिकेट थे प्लांट्स के लिए कि उन्होंने अपनी जानों की भी मतलब कोई परवाह नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये हमारा घर है और अगर आपको पेड़ काटने हैं तो सबसे पहले आपको हमें काटना होगा। तो इसमें जो सबसे आगे आई थी वो अमृता देवी थी। और ये मूवमेंट से जुड़ा नाम हमने अपनी एक प्रीवियस सीरीज में भी जोड़ा था, जो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसमें गाइज आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, अमृता देवी हो गई, उत्तराखंड हो गया, चमोली गांव हो गया। तो इस तरीके से आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। इसलिए अलग अलग सीरीज इसी वजह से चल रही हैं ये, हर पर डे 10 to 15 क्वेश्चन की, कि आप सारे क्वेश्चन से अवगत हो जाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाता है। और ईवीएस में केवल ईवीएस ये नहीं कि साइंस से क्वेश्चन आ जाए, इसमें सोशल साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन, मतलब हर जगह से इसमें क्वेश्चन आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते अरे यार ये कहाँ से आ गया ईवीएस में। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो भाई ये भी ईवीएस में ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए 943:1000 का जो रेशियो है, 943 रेशियो 1000 का है। अब ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुषों में केवल 943 मतलब 943 ही महिलाएं हैं। कितनी? 1000 पर कितनी महिलाएं, पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943। उसके बाद गाइज ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है और वहाँ पर लिंगानुपात कितना है। तो आपको मैं बताती हूँ कि एक तो हरियाणा है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है,
और वहाँ पर लिंगानुपात कितना है 879। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है, और वहाँ का जो रेशियो है मतलब सेक्स रेशियो है वहाँ पर कितना है 879। उसके बाद है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और केरल में लिटरेसी भी कितनी है गाइज 95%। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गोल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। गोल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क कहाँ है गाइज, एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो उस दिन भी मैंने आपको नाम बताए थे कि जो सबसे पहले कौन सा आता है, टॉपोस्फेयर आता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर आपका मीजोस्फेयर आता है, फिर आपका आयनोस्फेयर आता है। तो सबसे ठंडी परत कौन सी है गाइस, मध्यमंडल मीजोस्फेयर। नेक्स्ट है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो वैसे तो सबको पता है कि भाई उर्वरक भी लगते हैं, खाद पानी सब कुछ लगता है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में अगर वर्षा ना हो उसकी जगह वृष्टि दे दिया हो तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और बहुत से नहीं भी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है वर्षा मतलब पानी, इसको दे दिया इन्होंने ऑप्शन में वृष्टि मतलब वर्षा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर है जुकाम मतलब जो कॉमन कोल्ड होता है वो किस वायरस से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइनो वायरस होता है उससे कॉमन कोल्ड होता है। मैं एक वायरस और एक बैक्टीरिया पर मतलब जो वायरस और बैक्टीरिया से डिसीजेस फैलती हैं उन पर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है। तो ये की जाती है बीओडी से। बीओडी मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जैविक ऑक्सीजन मांग। नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो अगर आपने मेरी जो एनसीईआरटी वाली जो समरी वाली वीडियो है अगर वो देखी होगी तो ये आप बिल्कुल लगा लेंगे, क्योंकि आज मैंने एनसीईआरटी की समरी से भी एक दो क्वेश्चंस लिए। उससे क्या होगा, एक तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, और जो आपके एनसीईआरटी की समरी के एज इट इज़ क्वेश्चन सीटेट में 10 to 15 मार्क्स में पहले बिल्कुल पूछ लिए जाते थे, और हो सकता है इस बार का जो सीटेट हो उसमें वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ठंडा रेगिस्तान है वो किसे कहते हैं, लद्दाख को। ये हमने अपनी एनसीईआरटी वाली जो समरी है उसमें कर रखा है ईवीएस की। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मुश्किल से 5-6 वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देख लेंगे तो आपकी पूरी एक समझ एक पूरा बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हमारी 10 सीरीज़ हो गई है, 10 सीरीज़ हमने यहाँ पर अलग क्वेश्चन से कर ली। अब हम कल से क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी की समरी है उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अब कल से हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले वो चीज़ पढ़ कर आएँ, या तो आप खुद से अपनी एनसीईआरटी की समरी डेवलप करें, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों के पास टाइम मतलब आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है और हमको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, तो ईवीएस की जो एनसीईआरटी की समरी है वो चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है गाइस तो मुश्किल से 5-6 वीडियोज़ हैं, आप 1.5 से 2 घंटे में ईजीली कवर अप कर लेंगे। उससे क्या है, कल से हम जब नए क्वेश्चंस लगाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड तो आप लोगों की एक समझ बनी रहेगी, क्योंकि उसमें एज इट इज़ मैंने लिखा है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, लद्दाख को, और वन लीनियर फॉर्म में, कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं, कोई थियोरेटिकल नहीं है, मतलब केवल एक वन लीनियर फॉर्म में आप केवल एक निगाह भी डालेंगे तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि भाई ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मधुमक्खी पालन, तो मैंने अपनी एनसीईआरटी समरी वाली वीडियो में एज इट इज़ लिख रखा है कि मधुमक्खी पालन कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर में। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे गाइज तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, और जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। सब कुछ कल से अब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, क्योंकि हमने 10 सीरीज़ है मतलब 100 क्वेश्चंस हमने अदर देन एनसीईआरटी लगा लिए। अब हम फोकस रहेंगे, क्योंकि अब हमारा फोकस है सीटेट और एमपी टेट और यूपी टेट।
तो हम बेसिकली अब एनसीईआरटी पर जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम वाले जो होते हैं वो एनसीईआरटी से अलग भी पूछ लेते हैं। मतलब अगर आपका 15 मार्क्स का आना है ईवीएस का, तो वो 7 8 नंबर का आपका एनसीईआरटी पूछ लेंगे, और बाकी का जो बचे 7 8 मार्क्स है वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछ लेंगे। और एमपी टेट में जो अभी वर्ग 3 के नाम से जो एमपी में पेपर आने वाला है, उसमें तो 20 मार्क्स का कंटेंट है गाइज। तो हो सकता है वो 10 मार्क्स एनसीईआरटी से ले लें और 10 मार्क्स ये अदर दिन ले लें। तो आप लोगों को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है कि कहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपसे छूट नहीं पाना चाहिए। तो मधुमक्खी पालन क्या है, अक्टूबर से दिसंबर है। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, किस पौधे के बीजों का उपयोग तेल उत्पादन में किया जा रहा है। तो आप लोग खुद सोचिएगा कि ऐसा कौन सा बीज है जिसका उपयोग तेल के उत्पादन में हो रहा है। तो सरसों, मस्टर्ड, आपने सुना भी होगा, मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है, सरसों का तेल बोला जाता है। तो सरसों के बीजों का उपयोग तेल उत्पादन में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर है जिसके सामने के दांत पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं और इसके दांतों को लंबा होने से बचाने के लिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं। तो गाइस कौन है वो, गिलहरी। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके हमेशा सामने के दांत पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, तो वो गिलहरी। और आपने भी देखा होगा गिलहरी जो उसके सामने के दांत होते हैं उनसे ही चीज़ों को कुतरती रहती है। तो वो जो कुतरती रहती है उसका कारण एक तो उसका भाई भोजन हो गया, और दूसरा वो लंबे होने से बचाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो सामने के दांत हैं वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। आज के लिए लास्ट है गाइस, वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार मच्छर के पेट में झांका और ये बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं गाइस? ये हमने अपनी साइंस वाली सीरीज़ में भी किया हुआ है, अगर आपने वो देखी होगी तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार ये पता लगाया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? फीमेल एनोफिलीज से। तो आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है गाइस, तो ये आज की जो सीरीज़ थी, आज हमने क्या बिल्कुल अलग से जो क्वेश्चंस आते थे वो डिस्कस की अभी तक की 10 सीरीज़ में। आगे जो आने वाली सीरीज़ हैं उसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको पहले एक बार एनसीईआरटी की समरी पूरा कवर अप कर लेनी चाहिए, जो कि चैनल पर अपलोडेड है। तो उससे क्या है, आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और लगभग हम 10 से 12 सीरीज़ में पूरे एनसीईआरटी को क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर अप कर लेंगे। मतलब अभी तक जितने भी सीटेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उनको हम 10 से 12 सीरीज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से गाइस बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल से होने वाली है हमारी एनसीईआरटी की जो समरी थी, उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं वो। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जिनके साथ आप जुड़े हैं अलग अलग सोशल साइट्स पर शेयर कीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और ये बिल्कुल फ्री रहता है गाइस सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।